गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की, और इसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। तो आज ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया है कि फंडामेंटल राइट्स तो सबको पता होते हैं, सबको याद होते हैं, बट वो बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि हम इसमें जब क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऑप्शन बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। जैसे राइट टू इक्वालिटी में क्या दिया, आर्टिकल 14 से 18 तक दिया है, तो 14, 15, 16, 17, 18 ये सब राइट टू इक्वालिटी से ही आते हैं। तो अब राइट टू इक्वालिटी के बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, उसी में से पूछ लेता है। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आर्टिकल 14 से रिलेटेड है कि 16 से रिलेटेड है, 17 से रिलेटेड है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपको पहले तो आई होप सबको पता है कि आर्टिकल सबको याद होंगे, 6 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये भी सभी को पता है, बहुत सारी चीज़ें सबको पता है, बट फिर भी हम क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। तो उसके लिए आपको हर एक सेंटेंस जो आपका दिया है वर्ड, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्या कर पाओगे, सही क्वेश्चन टिक कर पाओगे और 10 on 10 आपके पॉलिटी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको सही मार्क कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पॉलिटी। गाइस, फंडामेंटल राइट्स आपके जो दिए गए हैं वो पार्ट 3 में दिए गए हैं, और ये स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। और ये हमने कहाँ से लिए हैं आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स, हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए हैं? तो ये हमने उठाए हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं जो आप भूल जाते हो। तो यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट लिया है, बट हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जो यूएसए के फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे भी ज़्यादा ब्रॉड है। एंड गाइस, आपको पता होगा फंडामेंटल राइट्स को क्या बोला जाता है इंडिया में। फंडामेंटल राइट्स इंडिया के लिए बोले जाते हैं कि ये इंडिया के मैग्ना कार्टा है, इट इज़ द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, यानी कि पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स सारे सिटीजन्स को दिए गए हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एंड नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या अपहोल्ड करते हैं? ये अपहोल्ड करते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल। तो इसको आप मार्क करके रखो, इट होल्ड द इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल। और क्या अपहोल्ड करते हैं? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। तो ये आपके 4 पॉइंट हैं, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। पूछ लिया जाता है फंडामेंटल राइट्स से कि क्या आपका डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल बिलोंग्स टू फंडामेंटल राइट्स या डायरेक्टिव स्टेट्स ऑफ प्रिंसिपल, तो आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे। तो ये सब चीज़ें आपको ना रटी हुई होनी चाहिए, तो ये आप यहाँ से माइंड कर सकते हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनका मतलब क्या है, भाई ये क्यों बनाए गए? तो इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि क्या फंडामेंटल राइट बनाने के पीछे क्या ये मकसद था कि ये प्रमोट करे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को? तो जी हाँ, इट इज़ डील्ड विद प्रमोटिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो ये आप कीवर्ड्स हैं, इनको हमेशा माइंड में रखिएगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जो आपके फंडामेंटल राइट है ना, तो ये प्रिवेंट करते हैं किसी भी ऐसी अथॉरिटेरियन को इस्टेब्लिशमेंट होने से जो आपकी लिबर्टी और फ्रीडम में क्या करे, इन्वेजन करे, एंड ऑल्सो अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट ऐसा कोई रूल ना बना दे कि आपकी जो लिबर्टी है, फ्रीडम है, वो छीन जाए। तो इसलिए ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो गाइस, फंडामेंटल राइट्स को इस्टेब्लिश करने का मतलब क्या था, इसको बनाने का? इसका मतलब था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके थ्रू हम इस्टेब्लिश कर सकें अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज, यानी कि जो एक नियम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चले गवर्नमेंट, नॉट बाय द मैन, यानी कि किसी इंसान के इशारों पे या किसी एक अथॉरिटी के इशारों पे ना चले, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक लॉ के अकॉर्डिंग चले। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है गवर्नमेंट ऑफ लॉज। तो क्वेश्चन बन सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ लॉज इस्टेब्लिश बाय फंडामेंटल राइट्स या किसी अदर जो भी पॉलिटी के अदर सेक्शन है वहाँ से भी ऑप्शन रख सकते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ लॉ है इसको कौन इस्टेब्लिश करता है, फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर ओवरऑल
ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मटीरियल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि क्या इंडिविजुअल का मटीरियल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी है? तो हाँ, फंडामेंटल राइट इसको प्रमोट करता है। तो गाइज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक चीज़ें हैं। मैंने रिकॉर्डिंग के थ्रू ये वीडियो बनाई कि मेरा भी टाइम कम जाए और आपका भी टाइम कम लगे, और आप वीडियो में जो चल रहा है उस पर ना ध्यान देके जो मैं बोल रही हूँ उसको अपने माइंड में कैप्चर कर सको। तो अब सभी को पता है पहले फंडामेंटल राइट्स कितने थे? 7 थे। अब प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 6 हैं। 7वां कौन सा था जो हट गया? राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31, ये हटा दिया गया। ये किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हटाया गया? ये 44 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हटाया गया है। तो 44 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको हटा दिया गया था, और उसके बाद इसको क्या बना दिया गया? इसको लीगल राइट बना दिया गया। किस आर्टिकल के अंडर? अंडर आर्टिकल 300A, और ये किस पार्ट में आता है? पार्ट 12 में। तो ये आपको यहाँ से माइंड रखना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं? तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये डिवाइडेड हैं अलग अलग सेक्शन में। जैसे पहला सेक्शन हो जाता है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में आप कहाँ से कहाँ तक देखेंगे? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। उसके बाद आपका आता है सेकंड राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में आप कहाँ से कहाँ तक देखेंगे? आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। उसके बाद आ जाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सप्लॉयटेशन में सिर्फ 2 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन में कितने आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 4, कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक। नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो ये कितने होते हैं? ये भी 2 होते हैं, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। अगला जो आर्टिकल है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, आर्टिकल 32। तो ये जो आर्टिकल 32 है, तो ये क्या है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है। मतलब इनको ये जितने भी आपको बता दिए कि इतने राइट्स आपको फ्रीडम ऑफ राइट्स दिए गए हैं, बट इनको तो आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 ना हो तो ये जितने भी फंडामेंटल राइट हैं इनका एग्जिस्टेंस आप इसको कैसे मतलब लागू करवाएंगे? आप कैसे जाएंगे? मतलब कैसे आपके साथ अगर अन्याय हो जाता है तो ये फंडामेंटल राइट्स आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो उन सब में जान डालने के लिए कह सकते हैं आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 है तभी सुप्रीम कोर्ट को क्या मिली हुई है? पावर मिली हुई है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता है, ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इसके पास ये पावर कहाँ से आती है? आर्टिकल 32 से। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट के लिए ये पावर कहाँ से मिलती? आर्टिकल 226 से। तो आर्टिकल 32 आपको समझ में आ गया होगा। गाइस आज के लिए इतना ही, ये डेमो वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई हो, मतलब मैं इसी तरीके से रिकॉर्डिंग करके ही बनाऊंगी, बट हाँ जो भी फैक्ट्स होंगे उसको मैं एम्फेसाइज़ कर दूंगी कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, और अगर आप चाहते कि मैं और भी पूरी पॉलिटी की इस तरीके से वीडियो बनाऊँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए येस करके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।